नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अपनी ही पुस्तक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के संबंध में। काफ़ी लोग इस बुक के प्रशंसा कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस पे टोटल ये बुक है, ये ऑनलाइन गाथा पब्लिकेशन लखनऊ जो है वहाँ से प्रकाशित हुई है। और इसमें जो टोटल 164 पेज हैं, 7 अध्याय में ये बुक विभक्त है। और ये जो बुक है वो उन लोगों के लिए है जो किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं या देना चाहते हैं या प्रशिक्षक बनना चाहते हैं। उनके कौशल संबंधी बहुत सारी बातें की गई है, उनमें क्या स्किल होना चाहिए इस पर बात की गई है। प्रशिक्षण क्या है, उसके मेथड क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके लाभ और हानि क्या है, इन सारे विषयों को भी इस पुस्तक में विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरा जो पार्ट है वो प्रशिक्षणार्थी का क्या रोल होगा, भूमिका होगा। और चूँकि प्रशिक्षण की विधि अच्छी हो, प्रशिक्षक अच्छे हों, लेकिन प्रशिक्षणार्थी अच्छे तरीके से उसका अनुश्रवण न करते हों, उनका अनुकरण न करते हों, तो सीखने की क्रिया जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखकर ये पुस्तक लिखी गई है, जो प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी ये बुक काफ़ी ही उपयोगी साबित होगी। मेरे पास इसकी एक प्रतिलिपि है जो देख रहे हैं, ये बुक है। इसमें सारे यहाँ विषय डाले हुए हैं, खास करके और जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, या आर्मी के ट्रेनिंग दे रहे हैं या किसी सरकारी विभाग में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ इस बुक में है। और जैसे कि इसमें 2-3 विधियों का खास करके ज़्यादा जिक्र किया गया है, बारीकी से भी जिक्र किया गया है। जैसे व्याख्यान विधि है, हम कोई व्याख्यान देंगे, लेक्चर देंगे तो कैसे देंगे, कितने मिनट का देंगे, उसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे हम शुरुआत करेंगे और इसका समापन कैसे करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको विस्तृत रूप से बताया गया है। कोचिंग विधि, बहुत सारे कोचिंग 1-to-1 ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, कई लोग देते हैं। खेल के क्षेत्र में भी ऐसा है। अब कंप्यूटर सीखना हो, गाड़ी सीखना हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये बुक उपयोगी साबित हो सकती है। उसमें ये कोचिंग विधि का भी जिक्र किया गया है कि कोचिंग कैसे देना चाहिए और एक कोच का क्या रोल होगा, और एक कोचर जो होगा, कोचिंग लेने वाले जो प्रशिक्षणार्थी होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी कि वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख अर्जन कर पाएंगे और अपने ज्ञान और कौशल को बड़ा कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे, दे पाएंगे। परिचर्चा विधि भी इसमें संकलित किया गया है। परिचर्चा विधि में क्या है कि बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग के जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे होते हैं जिनको लेक्चर विधि से नहीं सिखाया जा सकता, वो भाषण या लेक्चर या व्याख्या से वो नहीं समझते हैं। उनके लिए परिचर्चा विधि उपयुक्त विधि मानी गई है। और उसमें ये परिचर्चा विधि की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से हम ग्रुप बांटेंगे, किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से उनका फीडबैक लेंगे और किस तरह से उनके अंदर छिपे हुए प्रतिभाओं को उखाड़ेंगे और एक बेहतरीन सीख दे पाएंगे, लर्निंग दे पाएंगे, इस विषय पे इस पुस्तक में जिक्र की गई है। यदि हम बात करें इसमें 7 अध्याय की बात करें, तो ये जो 7 अध्याय हैं उसमें पहले अध्याय में इसकी प्रशिक्षण से संबंधित बातों को जिक्र किया गया है। खास करके प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, प्रशिक्षण किस तरीके से प्रशिक्षण पे खर्च किया गया, खर्च व्यय नहीं बल्कि एक निवेश है, ये हम जान पाएंगे। और उसके क्षेत्र क्या हैं ये जान पाएंगे, उसका महत्व क्या है ये जान पाएंगे। अध्याय 2 में हमने प्रशिक्षण के कुछ सिद्धांतों और विशेषता को ज़्यादा ध्यान दिया है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसमें विशेषज्ञों की क्या राय है, इस विषय पे जिक्र की गई है। अध्याय 3 में हमने प्रशिक्षण देते समय, प्रशिक्षण देने से पूर्व, प्रशिक्षण देने के पश्चात क्या तैयारियां की जानी चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। उसकी कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें से बारीकी से उसको, उन विधियों को यहाँ जिक्र किया गया है, विवरण किया गया है।
चौथे अध्याय में हमने प्रशिक्षण के नवीन क्षेत्र को तलाशा है और प्रशिक्षकों के कैरियर, एक प्रशिक्षक किस तरीके से अपने मुकाम को आगे बढ़ा सकता है, उसकी कैरियर कहाँ तक जा सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से उसका कैरियर शिफ्ट होगा, इस विषय पे फोकस किया गया है। और उसके लिए कौन से आधुनिक क्षेत्र हैं जहाँ ट्रेनिंग की आज आवश्यकता है, और ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र आज बन चुका है। और अध्याय 5 में हमने प्रशिक्षकों के गुण और योग्यता जो है उस पर जिक्र किया है। कार्य के आधार पर कुछ गुणों को होना आवश्यक है, और कुछ क्षेत्र के आधार पर गुणों का होना आविष्कार है। जैसे हम बात करें क्षेत्र के आधार पर, तो उसके क्षेत्रीय भाषा जैसे है आनी चाहिए एक अच्छे प्रशिक्षक को। क्षेत्रीय विषय में हम कहें तो जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे या प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की स्किल की आवश्यकता होगी, उस विषय पे इसमें हमने बात की है। और क्षेत्र के आधार पे करें तो जैसे हमने आर्मी सेना के एक ट्रेनर को ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए कौन सा स्किल उसमें होनी चाहिए। एक पर्वतारोही है तो उसके लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए। एक सरकारी पदाधिकारी हैं तो उनको भी कई बार प्रशिक्षण की भूमिका निभानी होती है अपने स्टाफ के साथ, तो उनके साथ उनका क्या एटीट्यूड होगा, किस तरीके की स्किल उनके अंदर बिल्ड होगी, इन सारे विषयों को भी इस पुस्तक में डाला गया है अध्याय 5 में। अध्याय 6 में है प्रशिक्षकों के क्या लक्षण होंगे, उनके क्या कौशल होंगे, और उसका प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। उसमें बहुत सारा है, टाइम प्रबंधन करना होता है, उनके व्यक्तिगत कहें तो व्यक्तिगत गुणों का भी उसमें बहुत सारा व्यवहारिक गुणों का भी समावेशन करना होता है। तो इन सारे गुणों को हम कैसे उभारेंगे उसका जिक्र किया गया है। कैसे वो हैंड होल्डिंग कर पाएंगे इसका जिक्र किया गया है। खास करके ये अध्याय 6 में इसकी व्याख्या बहुत सारे विषयों पर किया गया है, और एक सबसे बड़ी ये चैप्टर बन जाता है अध्याय 6 जो है। सो इसमें ही हमने फीडबैक लेने की प्रक्रिया, उसमें सुधार की प्रक्रिया, प्रशिक्षण के बाद जांचने की प्रक्रिया जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, और उसके प्रभाव क्या पड़े नहीं पड़े, सीख कितनी बनी नहीं सीख बनी, सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, सीख कैसे विकसित होती है, कोई व्यक्ति किस तरीके से अनुकरण विधि से सीखता है या फिर प्रयास विधि से सीखता है, बहुत सारी विधियां, या त्रुटि करके गलतियां कर करके सीखता है। मैंने उन सारे विषयों को इसमें इस पुस्तक में जिक्र किया है। और अंतिम और 7वें अध्याय में मैंने प्रशिक्षकों के साथ जो चुनौतियां आती हैं आज के संदर्भ में, उसका हमने विश्लेषण किया है। और एक सरकारी दायित्व क्या होना चाहिए, लोगों का क्या दायित्व होना चाहिए। शिक्षक के प्रति उनका दायित्व स्पष्ट दिखता है, लेकिन प्रशिक्षकों के प्रति आज भी उनका दायित्व स्पष्ट नहीं दिखता है। तो एक शिक्षक जिस तरीके से राष्ट्र के निर्माता होते हैं और वो बहुत बेहतरीन योगदान अपना देते हैं मानव संसाधन निर्माण में, उसी तरीके से प्रशिक्षक उनके स्किल्स को, उनके ज्ञान को एक स्किल के रूप में देने में, कार्य रूप देने में प्रशिक्षण की या प्रशिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम 7वें अध्याय में जो प्रशिक्षकों के साथ चुनौतियां हैं और सरकार या लोगों से जो एक प्रशिक्षक की अपेक्षा है, उस विषय पे हमने जिक्र किया है इस पुस्तक में। तो ऑल ओवर ये आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि यह बुक किनके लिए है और इसमें क्या क्या बताए गए हैं, और इस बुक का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है। यदि हम इन सारे विषयों से जुड़े हुए हैं तो मुझे निश्चित रूप से इस बुक का अध्ययन करना चाहिए। ये हिंदी लैंग्वेज में है बिल्कुल, हम अंग्रेजी वर्सन में इसके लाने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही आशा है कि हम अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करा पाएंगे, तो जो लोग अंग्रेजी भाषी हैं उनके लिए भी ये पुस्तक उपलब्ध हो पाएगी। मुझे लगता है कि इस विषय को आप अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे, और इस बुक का मूल्यांकन करके आप अपना विचार करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद इतने देर तक सुनने के लिए।